हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। इसमें मैंने आपको पूरी थ्योरी एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। आज हम लेक्चर 5 में इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको इसके पहले के लेक्चर्स देखने हैं तो आपको पता ही है क्या करना है। यहाँ पे ऊपर आई के बाजू में राइट साइड में कॉर्नर में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको साइंस के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैथ्स के भी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि नए वीडियोस भी आपको मिलते रहे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लाइन वाइज कोई भी सब्जेक्ट का वीडियोस देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गिव एग्जांपल्स। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ये एक पेज पे डिपेंड करते हैं। बस अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे बोला है गिव एग्जांपल्स पॉजिटिव रेडिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कितने एग्जाम्पल देने ये बोला नहीं है, 2 3 4 आपको मन में आए उतना दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि राइट आंसर्स दो। तो पॉजिटिव रेडिकल्स देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये जो रेडिकल्स हैं ये रेडिकल्स हैं, जो पॉजिटिव है वो पूछा है तो आप कोई भी दे सकते हो। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मर्क्यूरस, क्यूप्रस, कोई भी। ये जो प्लस साइन वाले ना, इसमें से कोई भी। तो 2 3 एग्जाम्पल दे दो तो आपके पॉजिटिव रेडिकल्स का आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने पॉजिटिव रेडिकल्स में सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स अगर आप देखेंगे यहां पे तो आपको इजीली दिख रहा है कि यही सेम रेडिकल्स बेसिक रेडिकल्स भी हैं। एक्सप्लेन किया था मैंने आपको लेक्चर 4 में। तो बेसिक रेडिकल्स पूछे तो मैंने यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम वापस लिखा है, एक टाइम पास के लिए एक्स्ट्रा लिख दिया। आपको चाहिए तो ये सेम आंसर इधर लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन सेम आंसर ऐसे मत लिखना। ठीक है, लिख देना आयन, ताकि आपको याद हो जाए कि पॉजिटिव भी है और बेसिक भी है। तीसरा पूछा है कंपोजिट। कंपोजिट मतलब जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे देख लो सिर्फ सोडियम है, यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम है, यहाँ पे सिर्फ एजी, एजी मतलब सिल्वर है। कंपोजिट में एक से ज्यादा, एस कैपिटल है ओ भी कैपिटल है, मतलब दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों, इसको क्या बोलते हैं सल्फेट, SO4। ये N और H दोनों हैं, यहाँ पे C और O दोनों हैं, यहाँ पे O और H दोनों हैं। मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, 2 3 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल्स यहीं से लिए हुए हैं। ये NH4 प्लस एमोनियम है, SO4 2 माइनस सल्फेट है। ठीक है, यहीं से एग्जाम्पल लेके दे दिया है। OH माइनस भी देखो यहीं पे दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड। तो आप ऐसे ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट रेडिकल्स भी हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन कौन सा है, मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी। अब वेरिएबल वैलेंसी पे मैंने आपको एक मस्त टेबल बना के दिया था, याद है क्या? नहीं याद है तो यहां पे देख लो। फिर से मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दे दिए, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी एंड टिन। आयरन को फेरम बोलते हैं, इसलिए उसका सिंबल Fe होता है। Fe में 2 वैलेंसी होती है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब सिर्फ एक वैलेंसी नहीं, एक ही एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी दे रहा है। ठीक है, मूड के ऊपर है उसकी। तो Fe के ऊपर जब 2 प्लस हो मतलब उसकी वैलेंसी 2 है और उसको बोलते हैं फेरस। और जब वैलेंसी बड़ी होती है, देखो 3 प्लस मतलब 3 ना, वैलेंसी 3, तो उसको बोलते हैं फेरिक। हर जगह जहां पे भी कम वाला जो प्लस होगा या कम वाला जो वैलेंसी होगा उसमें अस आएगा, ज्यादा वाले में इक आएगा। ठीक है, तो कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं। जब Cu एक वैलेंसी देता है, वैलेंसी 1 एक ही प्लस मतलब वैलेंसी 1, उसको क्यूप्रस बोलते हैं। जब 2 की वैलेंसी देता है 2 प्लस तो उसको क्यूप्रिक बोलते हैं। तो ब्रैकेट में वैलेंसी 2 लिख दो। ठीक है, वैसे ही मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, ये जब 1 की वैलेंसी देता है तो उसको मर्क्यूरस बोलते हैं, वैलेंसी 1। 2 की वैलेंसी 2 प्लस देता है तब उसको बोलते हैं मर्क्यूरिक, वैलेंसी 2। टिन का एग्जाम्पल मैंने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। Sn2 प्लस, टिन का सिंबल Sn क्यों है, क्योंकि उसको स्टेनम बोलते हैं। ठीक है, स्टेनम या स्टैनम। तो Sn2 प्लस मतलब वैलेंसी 2, उसको बोलते हैं स्टेनस। और Sn4 प्लस उसको स्टैंडिक, वैलेंसी 4। ठीक है, डन हो गया ये भी। तो ये हमारा हो गया मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी। बाइवैलेंट एसिडिक रेडिकल्स। बाइवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2, बाय। ठीक है, बाय का मतलब होता है 2। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1, बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है 4। अगर आपने मेरे मैथ्स के लेक्चर्स देखे तो आपको पता है, मैंने बार बार बताया, बाइसेक्ट में जो बाय होता है 2, बाइसेक्ट का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ना, इसलिए बाइसेक्ट बोलते हैं उसको। बाय का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, क्वाड का मतलब 4, क्वाड्रिलैटरल, मोनो का मतलब 1। ठीक है, तो इसने पूछा है बाय वैलेंट, मतलब सीधा बोल देता है यार वैलेंसी 2,
पर क्या है, इनको मजा आता है कॉम्प्लिकेट करने के लिए, इसलिए इन्होंने बोला बाइवैलेंट एसिडिक रेडिकल्स। तो मस्त अपन जाएंगे एसिडिक रेडिकल्स में। बाइवैलेंट कौन है भाई? बाइवैलेंट मतलब दो की वैलेंसी। ये देख लो, पूरी दुनिया भर का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करके कोई भी दो चूज कर लो या तीन चूज कर लो। ये कार्बोनेट ले लो, सल्फेट ले लो, फिर सल्फाइड ले लो। ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ना, बड़ा बड़ा नाम है, लिख दो, क्या क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बाइवैलेंट सिर्फ यही है। ये क्या है भाई? ये इसमें देखो एक ही माइनस है सब में, मोनोवैलेंट। इसमें भी सब में एक ही माइनस है, मोनोवैलेंट। इसमें भी सब में एक ही माइनस है, मोनोवैलेंट। इधर कितना है देखो, 3 माइनस, मतलब इसकी वैलेंसी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइवैलेंट। व्हाट अबाउट दिस वन, नाइट्राइड? ये भी ट्राइवैलेंट। व्हाट अबाउट सल्फाइड एंड ऑक्साइड? दोनों में 2 माइनस 2 माइनस है, तो बाइवैलेंट। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये आंसर निकाला है हमने। ट्राइवैलेंट बेसिक रेडिकल्स, बेसिक इधर है भाई, ये रहा। ट्राइवैलेंट मतलब 3 की वैलेंसी, 3 वाले देखो इधर मस्त सब लोग साथ में बैठे हैं। एल्यूमिनियम का Al, क्रोमियम का Cr, फेरिक, याद है ना, फेररम जो मेटल होता है आयन, उसका फेरस होता है 2+, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, फेरस 2+। उसके बाद में पता है आयन 2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। और फेरिक के इधर 3+ है, उसके बाजू में आयन 3 लिख के देना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा है, छोड़ो। ठीक है, तो ये 4 में से कोई भी चूज कर लो। ये गोल्ड का Au, याद रखना, गोल्ड का नाम होता है औरम। या ऐसे सोच लो कि गोल्ड तो सबको चाहिए होता है ना, और चाहिए, और से Au आ गया। ठीक है, याद रहेगा, गोल्ड का सिंबल आ जाएगा Au। और 3+ है, मतलब उसकी वैलेंसी भी 3 है, ट्राइवैलेंट। तो ये 4 में से कोई भी 2 या 3 चूज करके लिख लो, जो अच्छा लगे वो। तो अपना ये ऑल आंसर्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे मैंने डी आपको दिखा दिया था, वीडियो पॉज करके कॉपी करना है तो कर लो। ये मैंने बाइवैलेंट एसिडिक रेडिकल्स भी लिख लिए, यहाँ पे ट्राइवैलेंट भी लिख लिया। आया समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, राइट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके सिंबल्स देने हैं, एंड द रेडिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, एंड इंडिकेट द चार्ज ऑन द रेडिकल्स। एक बार पता चल गया कौन से सिंबल्स हैं। मर्क्यूरी, Hg होता है, हाइड्रोजन मैंने अभी बताया, पोटेशियम K होता है, नाइट्रोजन N होता है, कॉपर क्यूप्रम Cu होता है, सल्फर S, कार्बन C, क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन O। सबके सिंबल पता चल गए। अब रेडिकल्स मैंने बताया आपको कि ये टेबल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं ये जो क्वेश्चन है इसका एक टेबल बना देता हूं, जो टेबल में मैं आपको एलिमेंट दे रहा हूं, यहाँ पे एलिमेंट के बाजू में ही सिंबल दे दिया। अगर आपको चाहिए सिंबल का एक अलग कॉलम बना दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे एक अलग कॉलम बना दो, उसमें सिंबल लिख दो और उसमें ये सिंबल वहां पे डाल सकते हो। रेडिकल्स मैंने कहाँ से लिखे हैं? ये इसी पेज पे से हम लोगों को ये रेडिकल्स मिले हैं, यहाँ से। ठीक है, तो मुझे पता है कि मर्क्यूरी में 2 होते हैं, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। फर्स्ट क्वेश्चन में भी था ना ये। और प्लस मतलब +1 एक चार्ज, 2+ मतलब +2 2 चार्ज। ठीक है, वैसे पोटेशियम का K+, पोटेशियम, ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। नाइट्रोजन का नाइट्राइड N3-, कॉपर का 2 होता है फिर से, क्यूप्रस क्यूप्रिक, प्लस और 2+। यहाँ पे +1 +2, ये देखो 3- है, तो यहाँ पे -3 लिखने का चार्ज ऑफ रेडिकल्स में 3- लिखने की टेक्निक होती है, राइट। सल्फर में H2- सल्फाइड। जो कार्बन होता है ना, वो कोई रेडिकल नहीं बनाता। कार्बन एक एक्चुअली इतना ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट है कि इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर आएगा आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में, जिसमें कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड सिर्फ आप पढ़ेंगे। क्योंकि कार्बन क्या करता है, कार्बन ना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जब मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ मैटर बताया था, तब मैंने क्रिकेट टीम, गली क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था कि 2 टीम के बीच में एक कॉमन प्लेयर होता है, राइट। वो कॉमन को दोनों में बैटिंग मिलती है। जबकि जब सोडियम क्लोराइड देखते हैं NaCl, तो सोडियम एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन ले लेता है, और दोनों मिलके +- अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बनाते हैं। बट जो कार्बन है ना, वो ये सब नहीं करता, वो शेयरिंग करता है। ठीक है, तो अभी के लिए उसमें ऐसा लिखना है कि ये रेडिकल नहीं बनाता, क्योंकि वो बनाता ही नहीं रेडिकल, और अगर नहीं बनाता तो उसके ऊपर चार्ज भी नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर एक मस्त आगे पूरा चैप्टर आने वाला है, जहां पे आप कार्बन की पूरी प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूं क्या कार्बन का? जो कोल होता है ना, कोयला, वो भी कार्बन से बना होता है, सिर्फ कार्बन। ठीक है, और जो डायमंड होता है ना, वो भी सिर्फ कार्बन से बना होता है। पर कोयले में और डायमंड में कितना ज्यादा डिफरेंस है। आप सोचो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, इसमें भी कार्बन इसमें भी कार्बन और कुछ नहीं, फिर भी डायमंड और कोल में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, क्यों? बिकॉज कार्बन की प्रॉपर्टीज ही ऐसी है,
वो शेयरिंग कर करके अलग अलग बॉन्ड्स बनाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है Cl माइनस, उसको क्लोराइड बोलते हैं, और -1 चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 माइनस और चार्ज आ जाता है -2। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था। सिंबल्स लिखो एलिमेंट्स के, उनके रेडिकल्स लिखो और फिर उनके चार्ज लिखो। एक और कॉलम बना दो यार सिंबल्स का, ये सिंबल्स ब्रैकेट में देने से अच्छा वो कॉलम में लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। थर्ड क्वेश्चन दिया है, राइट द स्टेप्स इन डिड्यूसिंग द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैसे करते थे याद है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो था लेक्चर 4 में, उसमें ये वाले 4 स्टेप बता के आपको बताया था कि फॉर्मूला कैसे आता है। और ये वाले जो इतने एग्जाम्पल्स दिए उसमें से मैंने 3 एग्जाम्पल लेके आपको बताया भी था कि इनका फॉर्मूला कैसे निकालना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज में पूछा है और थोड़े अलग एलिमेंट्स दिए हैं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं ये। पहला वाला दिया है सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे आपको पता है, ये सब इरेज कर रहा हूँ, ये रहा अपना सोडियम और यहाँ पे ये रहा सल्फेट। ठीक है, बाकी सब भूल जाओ। तो ये सोडियम और सल्फेट यहाँ पे लिख दूंगा स्टेप 1 में, टू राइट द सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स। तो हमको पता है कि सोडियम है प्लस और सल्फेट है SO4 2 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल। इसकी और इसकी वैलेंसी हमको पता है, Na की है वैलेंसी 1 और SO4 की है 2। कहां से मिली? ये देखो ना, दी हुई थी ना रेडिकल में, खाली प्लस मतलब +1 होता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो फिर से सेम टू सेम कॉपी किया, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई किया। Na2 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा Na2 और SO4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो खाली SO4 ही बनेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जो होता है वही आता है ना। 100 1 भी 100, 1000 1 भी 1000, SO4 1 भी SO4। तो ये मिल गया मुझे इसका फॉर्मूला। बस यही पूछा गया है। देखो ना क्या बोल रहा है वो, राइट द स्टेप्स इन डिड्यूसिंग द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमने कितने सारे स्टेप्स दे दिए, देखो यहाँ पे स्टेप 1 2 3 4। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में से ही मैंने पूरा टेबल लिखा था कि आपको समझे आंसर क्या है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 सोडियम सल्फेट के लिए लिख दिया। वैसे ही नेक्स्ट वाला क्या है, देखो नेक्स्ट वाला आपको दिया पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है भाई, पोटेशियम और नाइट्रेट कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, तो दोनों का रेडिकल आपको दिख गया, पोटेशियम में एक K+ और नाइट्रेट में NO3-। तो इसका कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा ना, ऊपर लिख दिया पोटेशियम नाइट्रेट, फिर क्या है पोटेशियम K+ और नाइट्रेट है NO3-। नेक्स्ट स्टेप में K और NO3 लिखा, इसका वैलेंसी 1, NO3 का भी वैलेंसी 1। देखो ना -1 है, ऐसे मतलब जो वैलेंसी -1 है। ठीक है, वो तो चार्ज का साइन है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो ये वाले स्टेप में K के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ तो K, NO3 के साथ 1 हुआ तो NO3। याद रखना है बेसिक रेडिकल जो है हमेशा वो लेफ्ट में होना चाहिए। इसको ऐसे मत लिखना NO3K, ऐसे मत लिखना। ठीक है, K पहले लिखना फिर NO3 लिखना। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्या पूछा है उसने, तीसरा पूछा है फेरिक फॉस्फेट। फेरिक, ठीक है, थोड़ा अलग होने वाला है ये। फेरिक ये रहा अपना और फॉस्फेट ये रहा। यार कुछ अलग नहीं होगा, बहुत ही इजीली आने वाला है। ठीक है, चलो तो इसका भी लिख लेते हैं कैसे आएगा। अब यहाँ पे फेरिक हमें पता है Fe3+ है और फॉस्फेट है PO4 3-। मतलब Fe का वैलेंस 3 है, PO4 का भी 3 है। Fe3 देने को तैयार है, देता है इसलिए उसका दिल बड़ा है, इसलिए उसका साइन प्लस है। फॉस्फेट जो है वो -3, वो 3 लेने को तैयार है। तो जब ये दोनों मिलेंगे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफ्यूजन क्या होता है कि लोगों को लगता है ये Fe3 आएगा, PO4 भी 3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों में 3 3 लिख देंगे, ऐसे नहीं हो। एक्चुअली क्या होता है, इसके पहले का भी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो K अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रेट को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों मिलके KNO3 बना देते हैं। ठीक है, वैसे ही जब सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट में सोडियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन सल्फेट को 2 लगते हैं, 2- है देखो, इसलिए सोडियम को अगर 2 देने तो ऐसे तो दे नहीं पाएगा, उसको एक कान के नीचे SO4 मारेगा और बोलेगा चल 2 दे, ऐसे तो नहीं दे सकता। सोडियम हमेशा 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए जब ये दोनों को साथ में आना होना तो 2 सोडियम की जोड़ी आएगी, तो दोनों 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और ये खुश होकर इनके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये वैलेंसीज मैच हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड एक्चुअली वही है। लेकिन ये फेरिक फॉस्फेट में भी देखो Fe3 देगा तो PO4 3 लेके खुश हो जाएगा, तो
3 बार Fe लिखने की क्या जरूरत है? अगर मैं ऐसे लिखूं Fe3PO4B3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 Fe साथ में आएंगे तो ही 3 PO4 आएंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखें तो एक Fe आया, एक Fe 3 इलेक्ट्रॉन देगा और एक PO4 को सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 माइनस है ना, तो फॉर्मूला आएगा FePO4। ये ब्रैकेट डालने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में स्टेप्स दिए थे ऐसे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, बट ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो होता है ना, इनका रेशियो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। मतलब ये दोनों अगर एक टेबल में जाते हैं ना तो आपको कट करना पड़ता है। जैसे इसके पहले 1 और 1 तो कट हो नहीं सकते, इसके पहले 1 और 2 दोनों ऑलरेडी कट है ना। अगर 1 के टेबल में कट करना है तो 1 1 जार 1 2 जार ऐसे ही रहेगा ना। तो यहाँ पे भी 1 1 जार 1 1 जार 1 1 जार 1 1 जार, हजारों बार कट करो वही रहेगा। तो अभी क्या करना, नेक्स्ट टाइम से जब भी ऐसे आए तो इसका रेशियो कट करके निकाल लेना। दोनों देखो क्या है, 3 है ना, तो 3 1 जार 3 1 जार। अब 1 के आगे और कट नहीं सकता ना, तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Fe के साथ आएगा 1 और PO4 के साथ भी आएगा 1। यह हमेशा करना था लेकिन यहाँ पे स्टेप में लिखा नहीं, ठीक है। तो अब स्टेप 3 में लिख दो सिंप्लीफाई द रेशियो, ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट में लिख दो ताकि आपको समझ जाए। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो ये Fe होता 10 और PO4 होता 5, तो क्या करते, दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 5 में जाते हैं ना, तो 5 1 जार 5 2 जार, तो हमको क्या मिलता, Fe इंटू 1 एंड PO4 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मल्टीप्लाई तो क्रॉस ही करना होता है, आया समझ में। तो फेरिक फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा, फेरिक फॉस्फेट का फॉर्मूला आएगा Fe, देखो यहाँ पे Fe इंटू 1 और PO4 इंटू भी 1 है, तो PO4 इंटू 1 भी PO4 ही आएगा, तो ये आएगा उसका फॉर्मूला। ओके, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। ये स्टेप 3 में मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिया ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी आप ये मेथड यूज करें। तो ये हो गया हमारा फेरिक फॉस्फेट। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। देख लो भाई यहाँ पे कैल्शियम किधर है अपना, कैल्शियम ये रहा 2+ और ऑक्साइड ये रहा 2-, तो इसका भी सेम इशू आने वाला है। चलो देखते हैं स्टेप वाइज। तो कैल्शियम ऑक्साइड का लिखूंगा Ca2+ एंड ऑक्सीजन 2-, यही थे ना रेडिकल्स। फिर Ca के नीचे उसका वैलेंसी लिख दिया 2, ऑक्सीजन के नीचे उसका वैलेंसी लिख दिया 2, फिर यहाँ पे Ca के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले हम लोग कट करेंगे दोनों। ये दोनों नंबर कौन से टेबल में जाते हैं, 2 के टेबल में जाते हैं, 2 1 जार 2 1 जार। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Ca इंटू 1 विल गिव यू Ca, ऑक्सीजन इंटू 1, अब ये 2 तो गायब हो गया, कट हो गया, ऑक्सीजन इंटू 1 विल गिव यू ऑक्सीजन। तो ये आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। सिंपल है, समझ गया मेथड। यहां पे भी अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है तो यहां पे लिख दो सिंप्लीफाई द रेशियो। ओके, क्या दिया नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम कहाँ है भाई, एल्यूमिनियम है यहाँ पे और हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, ये दोनों का बॉन्ड बनाना है आपको। एल्यूमिनियम Al3+, हाइड्रोक्साइड में OH-, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया Al3+ और हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्या करेंगे, Al और यहाँ पे OH, Al की वैलेंसी 3 आएगी ना, 3+ है, और हाइड्रोक्साइड में एक माइनस है मतलब -1 ना, तो इसकी वैलेंसी आ गई 1। यहाँ पे लिखा Al, उसके नीचे 3, OH उसके नीचे लिखा 1। अब देखो 3 और 1 सेम टेबल में कट होते हैं क्या, हाँ 1 के टेबल में जाते हैं, लेकिन 1 से कट करेंगे तो 1 3 जार 3 1 1 जार 1, 1 3 जार 3 1 1 जार 1, जिंदगी भर चलता रहेगा, पेज कम पड़ेगा, जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो कट होके भी सेम आने वाला है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al के साथ आया 1 तो Al, और OH के साथ 3 आया, तो OH के साथ 3 ऐसे मत लिखना, ये OH एक कंपोजिट रेडिकल है, 2 है उसमें, तो पूरा ब्रैकेट है ना, पूरे को 3 मिल रहा है, इसलिए ब्रैकेट के नीचे 3 डाल देना। गलती से ये 3 ऊपर ऐसे मत डाल देना, ठीक है, इंडाइसेस नहीं कर रहे हैं आप। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आ गया AlOH थ्राइस, थ्राइस बोलते हैं इसको, 3 टाइम्स। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द मोनोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट सोडियम। मोनोवैलेंसी मतलब वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1 क्यों है वो एक्सप्लेन करना है। इतना डिटेल में मैंने जब आपको लेक्चर में पढ़ाया था तब बताया था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बड़े दिल वाला है सोडियम, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है,
और खुद क्या बन जाता है 2,8, याद है? तो 2,8 वो स्टेबल हो जाता है बिकॉज लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल, ऑक्टेट बोलते हैं उसको। तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए खुश होने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या आएगी? मोनो वैलेंसी, वैलेंसी 1। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे? मस्त ऐसे लिख के बताएंगे। द अटोमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम इज 11, Na बोलते हैं ना सोडियम को, नाट्रियम। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम क्या आएगा? 11 में से पहले में 2, फिर सेकंड वाले में हमको पता है 8 आएंगे, 10 हो गए ना, 2 और 8 और 1 बचा तो 1। अब 281 में से ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट, वो मस्त खुशी खुशी दे देता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी, उसको स्टेबल बनना होता है। तो इन केमिकल रिएक्शन सोडियम एटम हैज द कैपेसिटी टू गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं, टू फॉर्म Na+ आयन। Na+ बन जाता है ना, याद है NaCl का मैंने एक्सप्लेन किया था लेक्चर्स में। विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8, 1 इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिया तो वो मस्त पॉजिटिव आदमी बन गया। दान किया, डोनेशन किया तो पॉजिटिव हो जाता है ना, विच इज अ कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्ट का मतलब 8, यहाँ पे 8 हो गया तो ऑक्टेट बन गया। एज सोडियम एटम गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। क्यों? बहुत स्वार्थी है सोडियम, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े दिल वाला है, लेकिन तो याद करने के लिए मैंने बताया, स्टेबल बनने के लिए उसने किया है। द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, देयरफॉर द एलिमेंट सोडियम इज मोनोवैलेंट। 1 मतलब क्या? वैलेंसी 1 मतलब मोनोवैलेंट, मोनो का मतलब 1 वैलेंसी। ओके, वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है M इज अ बाइवैलेंट मेटल, राइट डाउन द स्टेप्स टू फाइंड द केमिकल फॉर्मूले ऑफ इट्स कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद द रेडिकल्स सल्फेट एंड फॉस्फेट। सल्फेट और फॉस्फेट भाई यहाँ पे देख लो, सल्फेट ये रहा और फॉस्फेट ये रहा। सल्फेट इज SO4 2-, फॉस्फेट इज PO4 3-। तो वो क्या बोल रहा है? एक कोई तो मेटल है M, M का कोई ऐसा नहीं कि उसने डिसाइडेड है, M इसमें दिया हुआ ही नहीं है। ऐसे मत सोचो कि अरे M मतलब ये मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म लिया लगता है, ऐसा नहीं है। उसने एक नया ही मेटल खुद का हवा में बनाया, टेक्स्ट बुक में तो बना ही सकते हैं ना। तो उतना पता है कि ये M का बाइवैलेंट मेटल है, मतलब 2+ होगा। ये M2+ पता है, सल्फेट और फॉस्फेट पता है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बनाया सेम इधर भी बना लेंगे, है ना। उसने ये M इज अ बाइवैलेंट मेटल में उसने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो कैसे आएगा देखो, तो यहाँ पे M सल्फेट का कैसे लिखूंगा? M मुझे पता है बाइवैलेंट मेटल है तो 2+ आएगा, बाय मतलब 2, बाइवैलेंट, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाइवैलेंट का मतलब क्या होता है? उसकी वैलेंसी 2 है। और मेटल क्या करता है? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2+ होगा उसका, ठीक है। मेटल जनरली हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। और सल्फेट तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या है सल्फेट? SO4 2-। फिर हम क्या करेंगे? दोनों का वैलेंसी दोनों के सिंबल के नीचे लिख देंगे। M के वैलेंसी के नीचे क्या आएगा? 2+ मतलब 2, और SO4 का 2- मतलब वैलेंसी तो अभी भी 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, M के नीचे 2, SO4 के नीचे भी 2। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले चेक करेंगे कि भाई कट होता है कि नहीं। सिंप्लीफाई तो हमेशा करना ही पड़ेगा, सिंप्लीफाई द रेशियो। क्या है, कट हो रहा है कि नहीं? 2 1 2 हो रहा है कट। अब 1 1 बचा, M के साथ 1 मल्टीप्लाई तो मिलेगा M, और SO4 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई तो मिलेगा MSO4। ये हो गया अपना M सल्फेट। नेक्स्ट देखो M फॉस्फेट। मुझे पता है कि M है 2+, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फॉस्फेट PO4 क्या होता है? 3-। ओके, किया था ना क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? M और PO4 लिख देंगे। M के नीचे उसका वैलेंसी विच इज 2, और PO4 के नीचे उसका वैलेंसी विच इज 3। फिर हम लिख देंगे M PO4 2 और 3। ये 2 और 3 दोनों एक टेबल में जाते ही नहीं है ना। देख लो 1 के टेबल में जाएंगे, 1 2 1 3 वापस 2 और 3 मिला ना, क्या फायदा हुआ? तो कट तो नहीं हो रहा, तो सिंप्लीफाई नहीं होगा इससे ज़्यादा। M3 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा M3, और PO4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे करने का, PO4 कंपोजिट है ना, ब्रैकेट डालने का फिर 2 डालने का, क्योंकि ये 2 जो है ये पूरे PO4 का है, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे जो M फॉस्फेट के साथ बनेगा उसका फॉर्मूला। इजी है ना। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। इसमें यही पूछा था, फाइंड द केमिकल फॉर्मूले, स्टेप्स लिखने हैं, ऑफ इट्स कंपाउंड फॉर्म्ड विद रेडिकल सल्फेट एंड फॉस्फेट, ठीक है। सी में दिया है, एक्सप्लेन द नीड फॉर अ रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट 2 रेफरेंस एटम्स।
लेक्चर में मैंने एकदम ही डिटेल में आपको ये बताया था कि हाइड्रोजन और कार्बन दो यूज करे थे ना। पहले हाइड्रोजन यूज किया था मास के लिए, यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था एकदम डिटेल में कि क्यों ऐसा करते हैं, और एग्जाम्पल्स भी दिए थे। पानी टांकी में भरने के लिए मग होता है, बॉटल होती है, तो वो कैसे आता है। ठीक है, तो हमने बहुत ही डिटेल में किया था। यहीं पे इसका आंसर ये वाले पैराग्राफ में। तो ये कैसे लिखेंगे, द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस एंड इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। सिंस एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेजर एटॉमिक मास एक्यूरेटली। एक्यूरेटली क्यों नहीं कर पाते थे, बिकॉज आप ऐसे वेइंग स्केल में थोड़ी ना रख सकते हो एटम और मेजर कर सकते हो, एटम को पकड़ ही नहीं पाओगे। Therefore, the concept of relative mass of an atom was formed. ये मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में। To express relative mass of an atom, reference of atom is considered. तो explain the need for a reference atom for atomic mass, हम लोगों ने यहाँ पे need explain कर दी। अब वो बोल रहा है give some information about two reference atoms. तो two reference atom कौन से थे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का लाइटेस्ट एटम है, क्यों, बिकॉज उसमें एक ही प्रोटॉन है। तो relative mass of hydrogen atom is 1, which is only one proton in its nucleus. On this scale, the relative atomic mass of many elements comes out to be fractional. इसीलिए हाइड्रोजन को हटा दिया कि यार डेसिमल में कौन याद करेगा, आपको भी डिफिकल्टी होती है ना। Therefore, कार्बन was selected as a reference atom. कार्बन में क्या था, कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका 12 ले लेंगे ना मास। The carbon atom is selected as a reference atom. In this scale, the relative mass of carbon atom is accepted as 12. तो हाइड्रोजन का क्या आएगा, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है ना, तो उसका आ जाएगा 1। ठीक है, ये बहुत ही डिटेल में मैंने एग्जाम्पल में एकदम अच्छे से लेक्चर्स में सिखाया हुआ है, पर आंसर लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। समझोगे ना तो ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। डायरेक्टली खाली ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा लगेगा अरे क्या लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सी भी हो गया। डी में क्या दिया है, व्हाट इज मेंट बाय यूनिफाइड एटॉमिक मास, ये भी नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ यहाँ पे डाल्टन। मैंने आपको ये भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स रिलेटिव मास ऑफ एन एटम वाज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन एटम डायरेक्टली। अभी मैंने बताया कि कार्बन का मास लेते थे और उसके हिसाब से बाकी का मास लेते थे, बट आज टुडे टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है एटम का एग्जैक्ट मास निकालने के लिए। वी हैव हाईली एक्यूरेट मेथड्स फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन एटम डायरेक्टली। हेंस इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मास, यूनिफाइड मास, जो ये नए मेथड्स नई टेक्नोलॉजी से आ रहा है ना, वो आपको बताया नहीं गया आपके लेवल पे कि नई टेक्नोलॉजी कैसे आती है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। यूनिफाइड मास हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड एज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज डाल्टन। डाल्टन भाई ने केमिस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए उसके नाम पे यूनिट बना दिया। मैंने बताया ना, अगर आप भी कुछ करेंगे तो आपके नाम का भी यूनिट आ जाएगा, पांडा यूनिट, याद है। ये डाल्टन का सिंबल क्या है, यू। क्यों, ये यूनिफाइड वर्ड से यू आ गया। और 1 यू की वैल्यू क्या है, मास हम दिमाग में कभी भी सोचेंगे तो हम किलोग्राम में देखते हैं ना, तो यू को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो आता है 1.66053904 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रख लो यार ये वैल्यू, एक पॉइंट मिल जाता है ना ये वाले आंसर में। आया समझ में, यूनिफाइड एटॉमिक मास, ये भी लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था मैंने। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर डी, 4th वाला। फिर ई है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स व्हाट इज मेंट बाय मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यार ये तो इतना डिटेल में कराया ना, ये 4 क्वेश्चन से ज्यादा सबसे डिटेल मैंने मोल कॉन्सेप्ट बताया था आपको। क्या होता है मोल, अ मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन डाल्टन्स। ये है मोल की डेफिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 18U। तो अगर इसका मोल फाइंड करना है तो पहले हम ग्राम्स में कंसीडर करेंगे, इतना ही पानी, कितना पानी, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। और ये 18 ग्राम्स ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर। ये डेफिनेशन थोड़ा बाय हार्ट करने में डिफिकल्टी होगी। मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स, देखो मास इन ग्राम्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, 18 देखो, टू द मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास ये रहा, ऑफ दैट सब्सटेंस इन डाल्टन्स। देखो 18U और 18 ग्राम, डाल्टन और ग्राम, मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो उसको बोलते हैं मोल। आप आपके घर पे बोलोगे अरे मम्मी 1 मोल पानी देना, तो मम्मी मारेगी या फिर 1 ग्लास पानी दे देगी, लेकिन 18 ग्राम्स पानी देगी तो आप बोल सकते हैं आपने मुझे 1 मोल ऑफ वाटर दिया। अगर आप पे पानी फेंक दिया तो भी बोल सकते हैं मम्मी आपने मेरे पे
1 मोल ऑफ वाटर फेंका। ठीक है, टेक्निकल बनो, देखो क्या आता है रिस्पॉन्स। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ई। अब आज के लिए काफी है, ये एक साइड पूरे मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपको करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 5 6 7 8 करा दूंगा। ठीक है, एकदम ध्यान से इसके एक्सरसाइजेस करो, आपको ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है आगे जाके। और एक बार आपको ये रेडिकल्स, वैलेंसी, ये सबसे डर लग गया ना, फिर आप हमेशा डरते रहोगे। इसलिए मत डरो, बार बार लेक्चर देखो, समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। यार बोरिंग है, मुझे भी पता है, मैं भी जब आपके एज पे था मुझे भी ये सब बोरिंग लगता था, लेकिन बाद में मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तब समझा कि यार ये कितना ईजी है। तो आप अभी से इंटरेस्ट डेवलप करो, ट्राई करो, बार बार देखो कि क्यों डाउट है, डाउट होनी नहीं चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। और डाउट एक बार क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये सब इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी केमिस्ट्री अच्छा लगे। यार सेल्फिश मत बनो, शेयर करो उनके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ऑलरेडी तो थैंक यू, नहीं किया है तो वेट मत करो, कर लो सब्सक्राइब। इतना डिटेल में मैथ साइंस कोई नहीं पढ़ाने वाला। फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी ये सारे वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिस ना करें। ये चैनल पे हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत कम चीजें याद रखनी पड़े और ज्यादा चीजें आपको समझे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।